स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया में आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं और रिसोर्सेज सभी को चाहिए। इसी की वजह से अक्सर मुल्कों में लड़ाई होती है फॉर रिसोर्सेज। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो किसी समय पर जमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि कई युद्ध का कारण भी बनी। कौरवों और पांडवों की भी एग्जाम्पल ले लो, वहां पर भी जमीन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके चलते महाभारत का युद्ध हमें देखने को मिला। ग्रेजुअली हम मिडीवल एजेस में आते हैं, यूरोप में रेनेसां आता है, शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों के पास आती है। अब जिस देश ने शिप बिल्डिंग में महारत हासिल करनी शुरू कर दी, उसके पास वो शक्ति आ गई जिससे कि वो बाकियों को कॉलोनाइज कर सकता है। तो उसके पास जो लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको अचीव करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी आ गई। राइट। अब ग्रेजुअली और आगे हम बढ़ते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है, और मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का इतिहास आपको पता है, वहां पर एयर स्पेस की डोमिनेंस सभी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट बन गई। जो कंट्री एयर स्पेस में डोमिनेट कर रहा है, वही कंट्री का दबदबा है। इसी के चलते कई कंट्रीज ने अपनी एयरफोर्स भी बनाई। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहली एयरफोर्स किस कंट्री ने बताई थी। आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहां पे इसके आगे क्या, जिस प्रकार से धरती के रिसोर्सेज को हम लगातार डिप्लीट करते जा रहे हैं, इट इज वेरी लाइकली कि हमें स्पेस में एक और प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा, फिर हम उसके रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे। लेकिन वो कौन सा कंट्री होगा जो उस प्लैनेट तक पहुंच पाएगा? इस चीज में महारत हासिल करने के लिए एवरी कंट्री इज ट्राइंग, स्पेशली द लीडिंग कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज, दे आर ट्राइंग कि अपने स्पेस सेक्टर को वो स्ट्रांग कर सकें। और इसी रेस में भारत भी आगे बढ़ना चाहता है, जिसके चलते सन 2023 इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है स्पेस की डोमिनेंस बनाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है चंदन शर्मा, और आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2023 के साल में स्पेस के सेक्टर में भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और किस प्रकार से इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। और आप सभी को बताना चाहूंगा, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, कि 2023 के इस साल में हमने ऑलरेडी स्पेस में डोमिनेंस बनानी शुरू कर दी है। ये पहला स्टेप हमारा था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की ही कंटिन्यूएशन था। चंद्रयान 2 ड्यू टू लास्ट मोमेंट ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चंद्रयान मिशन के जरिए चंद्रयान 2 का भी वही ऑब्जेक्टिव था, 3 का भी वही ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली हम चाहते थे कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें पूरी दुनिया के सामने कि चुनिंदा देशों के साथ साथ भारत में भी वो कैपेबिलिटी है जिससे कि वो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। बड़े ही तरीके से वो अपने लैंडर को वहां पर भेज सकता है, और उस लैंडर में मौजूद रोवर मून के सरफेस को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वेलोसिटी को कंट्रोल ना करने की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। वो लैंडिंग क्रैश लैंडिंग थी। राइट। तो चंद्रयान 3 में हमने इंप्रोवाइज किया है और एक नए सिरे से नया मिशन बनाकर हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि सक्सेसफुल जरूर होगा। माना जा रहा है कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 मिशन मून तक पहुंच जाएगा और हमारा लैंडर वहां पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। टचडाउन वहां पर होने जा रहा है। राइट। सो 23 अगस्त को तो जो होगा उसमें अभी समय है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दैट। बट बिफोर दैट आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि देखो, इंफॉर्म डिसीजन लेना आपका राइट है और इंफॉर्मेशन देना हमारी ड्यूटी। तो आप में से जो लोग UPSC IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, इस एग्जाम में, बहुत बड़ा एग्जाम है, सिलेबस काफी वास्ट है, बहुत सारी किताबें होती हैं जिनको रेफर करना पड़ता है। आप अपना काम इसमें आसान कर सकते हैं। आप स्टडी IQ के अगर P2I कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको कंट्री के टॉप फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये कई सारी किताबें पढ़ रखी हैं। अलग अलग टॉपिक्स को लेके अपना इंटीग्रेटेड ज्ञान वो आपके साथ शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने बुक्स भी बनाई हैं जिसमें अलग अलग बुक्स की बेस्ट चीजें हमने इंक्लूड की हैं, और ये बुक्स हम आपको आपके घर पे डिलीवर करते हैं। अलॉन्ग विद दिस, इसमें प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स मौजूद है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एक आयरन गेट बन चुका है। उसी आयरन गेट को तोड़ने के लिए हम लगातार आपकी टेस्ट सीरीज भी लेते हैं। सो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिल जाएगी। मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, और इंटरव्यू तक हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। हमारे पैनल में, इंटरव्यू के पैनल में सिलेक्टेड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, जिनके एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस से सीखे हुए ज्ञान की मदद से पहले अटेम्प्ट में यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन। हैविंग सेड दैट, बात करते हैं आगे की। ठीक है, इसके अलावा आपको इस कोर्स के बारे में और जानना है तो टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम पर यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 2023 में इंडिया के सामने क्या क्या है। तो रिसेंटली S सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन हैं, इन्होंने
मीडिया के साथ बात करते हुए इंडिया की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। बेसिकली इनको मौका तब मिला जब भारत अपने PSLV C56 विमान से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट्स में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहीं पर इन्होंने बताया कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है ऑफर करने को पूरी दुनिया में, और स्पेस सेक्टर में ग्रेजुअली इंडिया एक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, राइट। तो गगनयान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन। गगनयान में बेसिकली 3 स्टेजेस रहने वाली हैं। पहली स्टेज में हम अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, ठीक है। इस अनमैन्ड मिशन में सिर्फ देखा जाएगा कि क्या हम में कैपेबिलिटी है कि हमारे उस जो पेलोड है, ठीक है, जहां पे जिसके बीच में बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, तो क्या उसको हम अंतरिक्ष तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सर्वाइव करवाना है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इन चीजों को मॉडिफाई करके फिर हम एक और मिशन लॉन्च करेंगे। उस मिशन में भारत एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा, और ये एक महिला रोबोट होने वाली है जिसका नाम है व्योम मित्र। इस महिला रोबोट में कई सारे सेंसर्स मौजूद हैं, और पहले मिशन से जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसमें हम उसको यूज करके और इन सेंसर्स का इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या जो हमने अपने पॉड में, ठीक है, पॉड कहते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो बेसिकली एक पॉड की तरह होता है, एक कैरियर की तरह आप समझ सकते हैं होता है। तो क्या उस पॉड में वो सारी स्थितियां मेंटेन की जा सकती हैं जिससे कि हमारे एस्ट्रोनॉट सर्वाइव कर सकें अंतरिक्ष के हार्श क्लाइमेट को। तो वहां पर हम फर्दर डिटेल्स लेंगे। इसके बाद थर्ड लॉन्च में हम फिर फाइनली हमारे ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे, और भारत उन चुनिंदा देशों की लीग में आ जाएगा जिनके पास ये महारत हासिल है कि वो इंसान को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये कंट्रीज कौन से हैं? सोवियत यूनियन, जिसके यूरी गागरिन सबसे पहले कॉस्मोनॉट बने थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पैर रखा या पूरी बॉडी रखी। उसके बाद USA, जिसके नील आर्मस्ट्रांग बने थे वो व्यक्ति जिन्होंने मून के ऊपर सबसे पहले लैंडिंग की, ठीक है, मून के ऊपर पहला पैर उनका था। और फिर चाइना के पास भी ये महारत हासिल है, राइट। अब यहां पे हमारे गगनयान की मदद से हम टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास भी वो क्षमता है जो इन मुल्कों के पास है, और डिफेंस नहीं, स्पेस सेक्टर में हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा कई सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पेस सेक्टर ये भी बिल्ड होगा, क्योंकि जब गगनयान मिशन को हमने सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए कई सारी चीजें बनाने की जरूरत पड़ेगी, और गगनयान मिशन की वजह से हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, ऐसा नहीं कि वो इसी मिशन के लिए है, वो आने वाले कई मिशन में यूज होगा, राइट। तो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव होगी। इसी के साथ साथ जब हमारी ये कैपेबिलिटी बाकी देशों को भी पता लगेगी, तो आप सब समझते हैं एक ऐसा समय था जब इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट्स नासा की मदद से स्पेस में जाते थे। तो जब इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस प्रोग्राम्स बनाता है, तो वो इंडिया को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ नासा। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर भी यहां पे बढ़ रही है, राइट। तो पार्टनरशिप होगी अलग अलग कंट्रीज द्वारा इन सेक्टर ऑफ स्पेस। अलॉन्ग विद दिस, आप सबने कल्पना चावला का नाम सुना होगा। कल्पना चावला अपने मृत्यु के बाद बेसिकली ज्यादा फेमस हुई, क्योंकि तब पता लगा कि भारत की ही बेटी इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो नासा तक पहुंची, और उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नासा के अलग अलग एक्सप्लोरेशन मिशंस में। और उससे इंस्पायर होके कई लोग, उनको मोटिवेशन मिली कि हम भी इस सेक्टर में या तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे या स्पेस के सेक्टर में हम कुछ करना चाहते हैं। सुनीता विलियम्स इज अनदर एग्जाम्पल। तो जब भारत में ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो उससे भी बहुत सी हमारी युवा पीढ़ी उसको मोटिवेशन मिलेगी, और ओवरऑल एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माहौल इंडिया में एस्टैब्लिश हो सकता है। तो ये सारे फायदे हैं गगनयान मिशन के। अब इसके अलावा एक और चीज, ठीक है, हम SSLV मिशंस बहुत ज्यादा लॉन्च करने वाले हैं कमिंग ईयर में। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बेसिकली इंडिया के पास अभी तक 5 लॉन्च व्हीकल्स है, 5 तरह के लॉन्च व्हीकल्स। SLV विच इज लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ASLV, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एसिमुलेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको कह दिया जाता है। फिर PSLV आता है, एंड देन GSLV Mark 2 एंड Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3, इसको LVM-3 भी कहते हैं, और इसी को हमने चंद्रयान के लिए भी यूज किया था। अब इसी के साथ साथ SSLV भी हमारा ऑपरेशनल हो गया है। बेसिकली SSLV हम की जो ट्रायल्स थे हमने पिछले साल से स्टार्ट कर दिया था। अगस्त 2022 में इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी, और अभी रिसेंटली फरवरी के महीने में इसका सेकंड टेस्ट फ्लाइट भी सक्सेसफुल हो गया, एंड इसको गो अहेड मिल गया कि नाउ इसरो कैन यूज दिस SSLV टू लॉन्च वेरियस सैटेलाइट्स। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पूरी दुनिया में स्मॉल, माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की काफी ज्यादा कमर्शियल डिमांड बढ़ रही है, और इंडिया क्योंकि नोन है, ठीक है, हमें जुगाड़ करना आता है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमें पता है, तो हम SSLV बनाना चाहते हैं। SSLV के जरिए कई सारे
कंट्रीज की हम छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। और इसमें बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट भी इंडिया के पास ज्यादा है। कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, कॉस्ट बेनिफिट भी इसका ज्यादा है, क्योंकि पीएसएलवी अगर आपको बनाना है तो उसमें लगभग 600 लोगों की टीम लगेगी और 6 महीने लगेंगे इस पीएसएलवी का निर्माण करने में। लेकिन एसएसएलवी को बनाने में बहुत छोटी सी टीम लगेगी और कुछ ही दिन, लगभग 1 हफ्ते में ये पूरा बनकर रेडी हो सकता है। 2 दिन आपको असेंबल करने के लिए लगेंगे, 2 दिन टेस्टिंग के लगेंगे, 2 दिन रिहर्सल और फिर लॉन्च। 1 हफ्ता 10 दिन में ये पूरा रेडी हो सकता है। 4 स्टेजेस रहेंगी और आपकी सैटेलाइट्स अपने डिजायर्ड ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो यहां पर भी इंडिया के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं तो इंडिया की स्पेस मार्केट किस तरह से ग्रो कर सकती है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अभी इंडिया की स्पेस मार्केट का क्या सिचुएशन है, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो अभी दोस्तों ऐसा है कि हमारी स्पेस सेक्टर इंडिया का $8 बिलियन का है। $8 बिलियन के साथ साथ हम हर साल 4% की ग्रोथ भी रजिस्टर कर रहे हैं। और जानकारों का और कई सारे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं उससे अगर हम आगे की प्रोजेक्शन करें तो हमें पता लगता है कि 2040 आते आते हमारे पास हमारा स्पेस सेक्टर $40 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक थिंक टैंक है, ये इंडस्ट्रीज की अलग अलग डेवलपमेंट्स को ट्रैक करता है और उसके बेसिस पे बताता है कि सही प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या हो सकती है, एक्चुअल पोटेंशियल कितनी है। तो एडीएल रिपोर्ट एक है, ठीक है, दिस इज वन सच थिंक टैंक। उसने अपनी रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली जिस हिसाब से इंडिया लगातार डेवलपमेंट्स कर रहा है और लगातार जिस प्रकार से अपना $5 ट्रिलियन का टारगेट भी इंडिया ने सेट किया है, उसके चलते $40 बिलियन नहीं बल्कि दुगने से ज्यादा हम $100 बिलियन की स्पेस इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो इतनी ज्यादा पोटेंशियल है इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। $100 बिलियन स्पेस की मदद से आ सकते हैं, राइट। और सरकार का कहना है कि देखो करंटली हमारी जीडीपी में स्पेस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन काफी कम है, 0.25% है। 2040 तक पहुंचते पहुंचते ये 0.5% तक पहुंच सकती है। ठीक है तो अभी भी ज्यादा नहीं, लेकिन तब तक अगर 5 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी बड़ी इकोनॉमी बन गई तो उसका 0.5% भी अपने आप में काफी बड़ा नंबर होता है। और जॉब्स की जहां तक बात करें तो 30 लाख जॉब्स, इंडिया को जॉब्स की ही जरूरत है। 30 लाख जॉब्स छोटा नंबर नहीं है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुल्क है हमारा, तो यहां पर जॉब्स भी काफी ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बिकम द ग्लोबल सुपर पावर इन स्पेस सेक्टर वेरी सून, राइट। लेकिन अगर सब कुछ हैप्पी गो लकी होता फिर तो क्या ही बात थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, उन चैलेंजेस को देखते हैं कि क्या है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि स्पेस में लॉन्च व्हीकल्स को बनाने के लिए कुछ क्रिटिकल इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो इक्विपमेंट्स हम लोकली नहीं बनाते, इंडिया में नहीं बनते कई इक्विपमेंट्स, उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर सप्लाई इश्यूज हो गए, लॉजिस्टिक इश्यूज हो गए, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और इनको इंपोर्ट करने से इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है, राइट। तो सप्लाई इश्यूज की वजह से क्या होता है कि लॉन्च व्हीकल्स ऐसा नहीं है कि ये आपके स्टडी के शेड्यूल की तरह के कभी भी बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। इसको डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। जब लॉन्च करना होता है हमने किसी भी व्हीकल को, तो सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को, वेदर पैटर्न्स को एंड इवन जो अंतरिक्ष में प्लैनेट्स की एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स, इन सब की मूवमेंट्स हैं उनको भी एनालाइज करना पड़ता है। और बिल्कुल नप्पी तुली मूवमेंट्स में हम अपने सैटेलाइट को डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंचाते हैं। अगर यहां पर डिले आता है तो मिशन फेल होना काफी ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, तो वो हम नहीं चाहते। तो इंडिया को लोकली अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है। अलॉन्ग विद दिस, इसी लोकल नीड में सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट जरूरत है इंडिया की। कई सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो लॉन्च व्हीकल्स में भी यूज होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इंडिया में खुद का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब हो तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और आपको पता है कि इंडिया बहुत जोर लगा रहा है कि ऐसी लैब्स हम भी अपने देश में बनाएं, हम भी उन लिमिटेड कंट्रीज की लीग में आ जाएं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपने ही कंट्री में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चर होते हैं तो इंडिया के लिए तो और अच्छा है कि उसकी डिमांड भी लोकली मीट हो रही है। तो कंपनीज के लिए भी इंडिया में निवेश करना काफी अच्छा है, इसलिए फॉक्सकॉन हमारे पीछे है। दैट्स व्हाई फॉक्सकॉन इज आफ्टर अस, क्योंकि उसको पता है कि यहां लैब बनाई, यही फैक्ट्री से बाहर निकला हुआ मेरा जो चिप है वो साथ के साथ बिकना शुरू हो जाएगा, राइट। अलॉन्ग विद दिस हमारी एक और दिक्कत है फंडिंग रिक्वायरमेंट। ऐसा है कि यार ये ना 100 रुपीज का पेट्रोल भरवा के चलो जी स्पेस चलते हैं, ऐसा हिसाब नहीं है। इसमें थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें देखो सरकार फंड्स देती है,
इसरो खुद भी अपने कमर्शियल ऑपरेशन से फंड्स लेता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े स्पेस ऑपरेशंस के लिए हमें ज्यादा फंड्स की जरूरत है। ज्यादा फंड से हम अपना कुछ काम जल्दी कर सकते हैं। तो जो चीज 2040 तक अचीव की जा सकती है वो हो सकता है 2030 तक अचीव हो जाए अगर हमारे पास फंड्स हैं। तो ये फंडिंग रिक्वायरमेंट में वी शुड हैव अ मैकेनिज्म जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। ऐसा एक रेगुलेटरी लॉ की कमी है, क्योंकि होता ही है, देखो आप एक रेड लाइट पे खड़े हो, आपको आइडिया नहीं है कि जेब्रा क्रॉसिंग की अगर वो व्हाइट लाइन, ठीक है, वो अभी ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं शुरू हुए, उससे पहले एक येलो या व्हाइट सी लाइन है, अगर वहां तक टायर आ गया तो तब भी चलान कटेगा या नहीं कटेगा आपको पता नहीं है, ठीक है, कि पता नहीं कि क्या इतना चलेगा कि नहीं। तो होगा क्या कि जेब्रा क्रॉसिंग से काफी पीछे आप खड़े हो जाओगे। जब आप लाइन से, स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़े हुए हो, जब ग्रीन लाइट होगी तो बाकी गाड़ियां आपसे आगे निकल जाएंगी, है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है। यहां पर भी कुछ वैसा ही हिसाब है। अगर प्राइवेट कंपनीज को प्रॉपरली पता है कानून के बारे में कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो प्राइवेट कंपनीज डरती हैं कि पता लगे रेट्रोस्पेक्टिवली इंडिया ने कुछ लॉ निकाल दिया और फिर हम फंस गए, तो उस वजह से वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी पे परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इंडिया अगर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दे तो वहां पर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वहां पर पता होगा कि ये मेरा लिमिटेड दायरा है, कंपनीज को ये पता होगा, उस दायरे में वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ एक और चैलेंज इंडिया के पास ये है कि दूसरे कंट्रीज भी स्पेस में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे सकें, और इंडिया को उनसे टक्कर मिल रही है। तो इंडिया को चाहिए कि अपनी कॉन्स्टेंटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता रहे। अब इसमें इसके सोल्यूशन में क्या किया जा रहा है, तो देखो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है तो उसमें ऑलरेडी इंडिया ने काफी काम शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल अगर मैं दूं तो फॉक्सकॉन का जो लगातार हमारा डील होती जा रही है, कोशिश होती जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर लैब बने, तो ये इसी चीज को फुलफिल करने की या इस चैलेंज को एड्रेस करने की एक कोशिश है। अलॉन्ग विद दिस फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए इसरो के कमर्शियल ऑपरेशंस को थोड़ा अलग किया गया है। इसरो के साथ अब क्या हो रहा है कि वो लॉन्च ऑपरेशंस के साथ इन्वॉल्व रहेगी, और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस, ये दो एंटिटीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, तो ये कमर्शियल ऑपरेशंस का ध्यान रखेंगी और ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए इंडिया ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को रिलीज किया है। नो डाउट ये अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें और भी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से प्राइवेट सेक्टर के लिए एक रास्ता खोला गया है कि वो भी स्पेस में कंट्रीब्यूट कर सके, और इस चीज के लिए आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं जो प्राइवेट कंपनीज हैं हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ स्पेस। नंबर 1 इज अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। पहले क्या था, लॉन्च व्हीकल भी इसरो ही बना रहा है, तो अग्निकुल SSLV बनाकर इसरो को प्रोवाइड करेगी। इसरो का जो बहुत सारा मैन पावर और रिसोर्सेज लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में लगते थे, तो अब वो नहीं लगेंगे, और इसरो कैन फोकस ऑन एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस एंड ट्राई टू मेक देम मोर कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। दूसरा इस तरह का एक जो प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से स्पेस में एक न्यू डेवलपमेंट हो रही है, वो है वन वेब और भारती एयरटेल की। ये क्या करेंगे कि स्पेस में बेस्ड सैटेलाइट की मदद से ग्राउंड पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा है एक स्टार्टअप पिक्सल के नाम से। पिक्सल क्या करेगा, पिक्सल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चर करेगा। इन सैटेलाइट्स को ये स्पेस में पहुंचाएगा, और इनको यूज करते हुए ग्राउंड पे, अर्थ पे जिन लोगों को या कंपनीज को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की जरूरत है, उनको वो अपनी सर्विसेज देगा। तो यहां से पिक्सल को भी पैसे मिलेंगे, और पिक्सल को मिले पैसे से जो उसने अपनी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना है, इसरो की मदद लेगा, स्पेस की, भारत के स्पेस सेक्टर की मदद लेगा, तो हमें भी पैसा मिलेगा वहां से, राइट। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्पीड को थोड़ा और बनाने की जरूरत है, राइट। तो दोस्तों ये चलता रहेगा, हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इनके बारे में और भी हमें काफी कुछ पता लगेगा। तो अगर आप इन सारी चीजों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझे यहां जरूर फॉलो करें, चंदन लर्निंग टेलीग्राम पर आपको विदाउट स्पेस सर्च करना है, एंड hello.chandan sharma इंस्टाग्राम पर आप यहां मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज मेरी स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो डेली बेसिस पे मैं इस तरह की कई और इंफॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के बेसिस पे कवर करता हूं। तो इस सीरीज के साथ भी डेफिनेटली कनेक्ट होइए, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ आप सीखेंगे, और इसके PDF में इस टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, तो यहां पर सोने पे सुहागा है, राइट। तो डू कनेक्ट विद मी, और कोर्सेज में एनरोल करने के लिए जो कोड आपको यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज CS Live। Wish you all the best, friends. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।